हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। हमने आने वाली 12th स्टैंडर्ड की जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स है जो फरवरी में होगी, उसके लिए 100% श्योर टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। उसके बाद हमने ओसी स्टार्ट किया। ओसी में हमने मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल जी के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग और प्लानिंग के इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस, और आज हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग और स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस। ठीक है, जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये 100% श्योर सीरीज़ है उन टॉपिक्स की जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वही टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो आपके 12th स्टैंडर्ड के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग। स्टाफिंग किसे कहा जाता है? स्टाफ को हायर करना। Staffing is the function of execution according to plan and organizational structure. It is the process of, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। जो भी एक्सपर्ट स्किल्ड लोग हैं उनको तो पहले अपने काम की तरफ अट्रैक्ट करना, रिक्रूट करना, उनको सिलेक्ट करना, उनको उनके क्वालिफ़िकेशन के अनुसार, उनके स्किल्स के अनुसार जॉब प्लेस करना, उनको उनके काम में अप्रेस करना, उनको रेम्यूनरेशन देना। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। उनका जो भी काम से उनको जो भी आप दोगे, वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, डिपेंड ऑन देयर एक्सपर्टिज्म, आप उनको उतना सैलरी पे करोगे। डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द वर्कफोर्स, उनमें डेवलप करना, ग्रोथ करना, और फाइनली उनको रिटेन करना। रिटेन करना मतलब वो कंपनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, सेम कंपनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टिक रहे हैं, सेम कंपनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ईयर्स वो काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिटेनिंग द एम्प्लॉयज़। आपका एम्प्लॉय अगर आपको छोड़ के नहीं जा रहा है, मतलब कंपनी, देयर इज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड कंपनी, एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, तभी ये पॉसिबल होता है। ठीक है। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बाय यूजिंग देयर। अब ये बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होता है? टैलेंट्स एंड स्किल्स को देख के, रिटेनिंग देम मतलब उनको काम से एंगेज रखना, अरेंजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को अरेंज करना। जैसे कोई भी आप न्यू एम्प्लॉय अगर ज्वाइन होता है तो उनके लिए मिनिमम 3 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। अब ये ट्रेनिंग पीरियड क्यों रहता है? कंपनी की ग्रोथ के लिए। कितना भी एक्सपर्ट पर्सन हो उसको कुछ दिन का ट्रेनिंग रहता ही है, ताकि न्यू कंपनी में वो एडजस्ट हो सके। द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफ़र, बिजनेस एक्सपांशन। बिजनेस एक्सपांशन मतलब बिजनेस को एक्सपांड करना, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट्स, डेथ ऑफ एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा। वैकेंसीज आर क्रिएटेड, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंपनी में वैकेंसीज क्रिएट होती है। किसी का प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हुआ, किसी एम्प्लॉय की डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ, रेजिग्नेशन दिया किसी ने, कोई रिटायर्ड हुआ, बिजनेस और ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं तो उसके लिए और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से कंपनी को और ज़्यादा मैन पावर हायर करनी पड़ती है। राइट पर्सन एट राइट जॉब विद राइट पे इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का ये बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, अब इसके 3 डेफिनेशंस हैं।
आप कोई भी एक अच्छे से याद रखना। पहले तो है दियो हेरमैन का, द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। सेकेंड वाली है लूथर गुलिक जी का, स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क। स्टाफ को मेंटेन करना और उनको फेवरेबल कंडीशंस देना। कंडीशंस उनके अपोज में नहीं होनी चाहिए, उनकी फेवर में, स्टाफ की फेवर में होनी चाहिए। एंड एस बेंजामिन का है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क। जो लोग काम कर रहे हैं उनको असेस करना, पहले तो ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, असेस करना, प्लेस करना, इवैल्यूएट करना और फाइनली डायरेक्ट करना। इसमें से जो भी डेफिनेशन आपको याद रहे वो उनके नाम भी उनका याद रखना और उनकी डेफिनेशन भी याद रखना, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप एग्जाम में डेफिनेशन आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ती है। डेफिनेशन आप आपके ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते, पॉइंट्स ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, वो अलाउड है, लेकिन डेफिनेशन एज इट इज़ लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फिनिश हुआ। अभी हम इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस, सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजर्स के लिए एक इफेक्टिव फंक्शन है। स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनकी तरह ही स्टाफिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ऑफिस में काम तभी होगा जब आपके पास क्वालिफाइड पीपल होंगे, स्किल्ड एम्प्लॉई अगर आपके पास है तो आपका काम भी अच्छे से होगा। आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर होगा। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास बहुत क्वालिफाइड और एंगेजिंग मैन पावर हो, जो आपकी कंपनी के साथ लॉयल हो। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके कंपनी के सीक्रेट्स अगर कोई बाहर जाके दूसरे आपके कॉम्पिटिटर को बोल देगा तो फिर वो लॉयल्टी नहीं रही वो स्टाफ की। ठीक है, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट हर सब इसमें आता है, प्लानिंग में है, ऑर्गेनाइजिंग में है, अभी स्टाफिंग में ही है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी लोग अवेलेबल है, उनको आप एक तो कंपनी के साथ रिटेन करो। रिटेन करने का मतलब अभी मैंने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो लोग आपकी कंपनी में एम्प्लॉय बन के रहने चाहिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि सपोज ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। ए लिमिट के साथ कोई एक पर्सन 3 साल से काम कर रहे हैं। अभी वो मिस्टर ए लिमिटेड के साथ जो पर्सन काम कर रहा है उसको बी लिमिटेड से ऑफर आई। अभी ए लिमिटेड वाला उसको जितनी सैलरी दे रहा है उससे 5000 ज़्यादा बी में मिल रहा है उसको, लेकिन फिर भी ए लिमिटेड वाला, 2 सिचुएशंस बताती हूँ। अगर ए लिमिटेड छोड़ने से वो जो पर्सन है वो अगर बोल रहे कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, 5000 तो मुझे मेरी कंपनी भी कुछ दिनों बाद दे देगी, इतना ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन 5000 को देख के अगर वो इस कंपनी को छोड़ता है और उसकी तरफ भागता है बी की तरफ, ऑब्वियसली प्रमोशन और वो सब तो होगा ही। ए में भी होगा, ए लिमिटेड में 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद प्रमोशन तो होगा उसका। प्रमोशन नहीं तो एटलीस्ट उसको सैलरी हाइक तो एवरी ईयर होती ही है। मुझे कहने का मतलब ये है कि कंपनी के साथ वो एम्प्लॉई कंटिन्यू रहना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी कंपनी मुझे ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, या मुझे ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे। ओके, या किसी भी तरह से मुझ पे किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती बोलो या प्रेशराइज करके मुझे कंपनी अभी छोड़नी है, ये सब चीज़ें अगर एम्प्लॉय के दिमाग में आई ना तो वो कंपनी अच्छे से ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। क्योंकि ऐसे कर करके आज एक एम्प्लॉय के मन में आए, कल दूसरे के आएगा, तीसरे के आएगा, धीरे धीरे कितनी सारी कंपनीज़ में ऐसा स्टाफ टिकता ही नहीं है। रीज़न ये है कि वहाँ पे अच्छा क्वालिटी मैन पावर नहीं होता और मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बिहेव करना नहीं आता, जिसकी वजह से लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है,
थर्ड, बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। जितने भी लोग ऑफिस में है अभी वो कॉर्डियल रिलेशनशिप बहुत, अगर फैक्ट्री है सपोज, फैक्ट्री और फैक्ट्री का ऑफिस सब एक जगह पे ही है, तो उसमें यूनियन आई, फैक्ट्री है तो यूनियन आएगी, ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन का मैनेजर्स के साथ रिलेशन, मैनेजमेंट के साथ अच्छा होना चाहिए। उनके बीच में वर्कर्स तो सीधा धमकी देते हैं, हमारी ये मांगे पूरी करो अदरवाइज वी विल डू स्ट्राइक। तो ऐसी सिचुएशन में वो सिचुएशन हैंडल करके उनको भी शांत रखना और कंपनी का काम भी इजी वे में हो सके, ये दोनों चीज़ का बैलेंस बना के रखना, ये काम फिर एचआर वालों के ऊपर आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये ह्यूमन रिसोर्स को जो मैनेज करते हैं, लोगों को जो मैनेज करते हैं, वो डिपार्टमेंट के ऊपर ये काम आता है कि स्ट्राइक भी नहीं होना चाहिए, अपना काम भी होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी होने चाहिए। दोनों के बीच बैलेंस बनाने का काम फिर इसमें होता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। सपोज फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ आपका स्टाफ है, तो स्टाफ में भी आपस में नोकझोंक नहीं होनी चाहिए। ऑफिस का माहौल पीसफुल रखना, शांति से सब मिलजुल के काम करे, टीम वर्क में काम करे। ठीक है, हमने सीखा है ना हेनरी फेयोल जी के 14 प्रिंसिपल्स में, कॉर्डियल रिलेशनशिप होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एस्प्रिट द क्रॉप, मतलब उसमें टीम वर्क आता है, टीम वर्क में काम करना चाहिए। वही जो 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं वही इसमें अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, लोगों को डेवलप करना। किस तरह से डेवलप करेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग में उनको जो काम करना है वो एक्चुअल में उनको करके दिखाया जाएगा और उनसे करवा के लिया जाएगा ताकि वो उस काम में एक्सपर्ट बने। ठीक है, उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों, अनस्किल्ड लोग कहाँ पे आएंगे, फैक्ट्री में। जिनके पास ज़्यादा स्किल्ड नहीं है तो उनको ट्रेनिंग देके अनस्किल्ड को भी या सेमी स्किल्ड को भी स्किल्ड बनाया जा सकता है, तो बनाते हैं। ठीक है, स्टाफ को अपनी असेट समझ के वो लोग काम करते हैं। ऐसे जो कंपनीज होती है, स्टाफ उनकी वो असेट मानते हैं और उनकी केयर करते हैं। हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज़ जितना ज़्यादा होगा और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ जितना अच्छे से किया जाएगा उतनी कंपनी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। Trained employees can use the latest technology, capital, material and methods of work effectively. It helps in building competitive strength of the organization. It is also helpful in improving standard of work और productivity और standard of work दोनों को बैलेंस करने का काम, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करने का काम इसमें आता है। नेक्स्ट, improves efficiency, लोग इफ़िशियंटली काम करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉयज़ एंड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी इम्प्रूव। वही बोला मैंने कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से लोगों का परफॉर्मेंस डेवलप होता है। परफॉर्मेंस डेवलप होगा तो अपने आप उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आएगा तो कंपनी की ग्रोथ होगी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, स्टाफिंग स्टार्ट किया तभी फर्स्ट लाइन ये थी कि रिटेनिंग द एम्प्लॉयज़। लॉन्ग टर्म के लिए स्टाफ आपके साथ काम करते रहना चाहिए। अगर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 मंथ्स में अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, इट मीन्स आप कंपनी को नहीं जम रहा है स्टाफ को रिटेन करना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इसके लिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। जो भी एम्प्लॉय आया, एक है 5 ईयर्स 10 ईयर्स, कुछ एम्प्लॉयज़ तो 15 ईयर्स लॉन्ग टर्म से रहते हैं उसी कंपनी में, बिकॉज वो कंपनी उनको पता है कि अपनी कंपनी ग्रोथ मेकिंग है, हम भी कंपनी जितना दे रही है उतना हम भी देंगे, तो दोनों मिलके कंपनी की भी ग्रोथ होगी और खुद की भी होगी। ये सब इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखा जाता है। वो कंपनी को छोड़ने के लिए ज्वाइन नहीं करते, हाँ चलो मैं 2 दिन या 2 महीने में मेरा ये काम हो जाएगा मैं छोड़ दूंगा, ये सब नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए वो लोग प्लान करते हैं। इसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टाफिंग ensures the continuity and growth of the organization through development of employees. Selection is based on the ability of a prospective employees. Prospective मतलब आने वाले employees.
सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली. फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को भी हैंडल करना इन्हें आना चाहिए. देयरफॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टाफ इन देयर फ्यूचर रोल्स. स्टाफ का कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें, फ्यूचर रोल्स में, इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर स्टाफिंग फंक्शन. प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. Employees can be motivated through financial and non-financial incentives. Adequate remuneration increases job satisfaction. लोगों का satisfaction कब मिलता है, जब वो जितना काम करते हैं उसके कंपैरिजन में उनको रिटर्न में उतनी सैलरी आती. सैलरी, बोनस या अदर जो परक्विजिट्स बोले जाते हैं, ये सब चीज़ें, अलाउंसेस वगैरह, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी या जो भी है, जो भी कंपनी की तरफ से फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा मिलती है, सैलरी अच्छी रहती है, तो स्टाफ वहाँ पे टिकता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. ये कुछ कंपनीज होती है जो एवरी 3 मंथ्स में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रखती ही है. खुद के स्टाफ के लिए एवरी 3 मंथ्स में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज किया जाता है. फेयर रेम्यूनरेशन एंड जॉब सिक्योरिटी. लोगों को जॉब सिक्योरिटी रहना बहुत ज़रूरी है. कोई भी जॉब छोड़ने के लिए ज्वाइन नहीं करता. जॉब सिक्योर, उनको पता है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए. आर द फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन. एंड लास्ट पॉइंट है मेंटेन्स हार्मनी. कंपनी में पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखना. इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड प्लेस्ड एज वेल एज देयर परफॉर्मेंस इज रेगुलरली अप्रेज्ड. उनका परफॉर्मेंस है वो रेगुलरली अप्रेस्ड किया जाता है, जिससे उनको प्रमोशन मिलती है, हाइक मिलती है. मेरिट बेसिस पे उनको प्रमोशन मिलती है. फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू कंसर्न एम्प्लॉयज़. इट ब्रिंग्स पीस. ये सब होता है तो कंपनी में हार्मोनी मतलब शांति बनी रहती है. पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये सारे प्लानिंग उसके फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग उसके फंक्शंस, और ये तीसरा है स्टाफिंग एंड उसके फंक्शंस. ये तो क्वेश्चन या आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए 1 या 2 इसमें से ज़रूर आते हैं. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस है ये. इसके लिए मैं इनको 100% श्योर टॉपिक्स में लाई हूँ. ये सीरीज़ हमारी चालू रहेगी आपकी एग्ज़ाम तक, 12th की बोर्ड एग्ज़ाम तक. मैं ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपसे डिस्कस करती जाऊंगी. इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ 12th स्टैंडर्ड में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें ये वीडियोस आप सेंड कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिले. आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.